आखिर कौन जीतेगा हरियाणा? हरियाणा में किसकी बनने वाली है सरकार? अब से कुछ घंटे बाद हरियाणा की जनता को यह तय करना है कि उसके ऊपर अगले 5 वर्ष के लिए कौन राज करेगा। हरियाणा में पिछले 10 वर्षों से बीजेपी का शासन है और पहले 9.5 वर्षों तक मनोहर लाल खट्टर वहां के मुख्यमंत्री रहे और अंतिम 6 महीनों में नायब सिंह सैनी ने वहां कमान संभाल ली। लेकिन सवाल ये उठने लगा है कि इस बार हरियाणा का संदेश क्या है? हरियाणा का वोटर किस तरीके से सोच रहा है? हरियाणा में जो रातों रात खेल किया जा रहा है, क्या हरियाणा का वोटर उससे प्रभावित होगा? आज हम आपको बताएंगे कि हरियाणा में कौन जीतने वाला है, किस पार्टी को कितनी सफलता मिलने वाली है। दरअसल हरियाणा में ऐसा क्या हुआ है कि पूरा बीजेपी नेतृत्व घबराया हुआ है, लेकिन बावजूद उसके अंतिम समय में भी बीजेपी ने खेल कर दिया। ऐसा क्या हुआ कि हुड्डा और शैलजा के झगड़े के बीच अचानक 10 जनपथ में शैलजा की गाड़ी आती है और 2 घंटे के भीतर भीतर एक दलित नेता की कांग्रेस में एंट्री हो जाती है और अचानक वो हुड्डा के साथ दिखने लग जाते हैं। दरअसल दोस्तों, चुनाव किसी भी राज्य का हो, प्रधानमंत्री मोदी अंतिम समय तक वहां प्रचार करते हैं। वो कोशिश करते हैं, पूरी बीजेपी कोशिश करती है कि अंतिम ओवर तक वहां खेला जाए और उसके बाद जितने ज्यादा से ज्यादा वोट हो वो बटोर लिए जाए। लेकिन इस बार गजब हो गया। 48 घंटे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी को वहां से भागना पड़ा और हरियाणा छोड़कर चले गए। आपको पता ही है कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में इलेक्शन है। 3 तारीख तक प्रचार करने की अंतिम डेट थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी अंतिम सभा 1 अक्टूबर को ही खत्म कर ली। इसके बाद से ही सवाल उठने लगे कि क्या बीजेपी हरियाणा हार गई है? क्या बीजेपी को हरियाणा में कोई संभावना नहीं दिख रही है? अमित शाह, जो कि चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने भी हरियाणा से दूरी बना ली। लेकिन दोस्तों, इस बीच ही बीजेपी ने एक बड़ा खेल कर दिया। वो बड़ा खेल ये था कि 5 तारीख को हरियाणा में वोटिंग है और बीजेपी की केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है कि 5 अक्टूबर के दिन वो किसान सम्मान निधि, जो किसानों के खाते में हर महीने 2,000 रुपए आते हैं, वो पैसा वो उसी दिन रिलीज करेगी। यानी वोट दो और पैसा लो, वोट दो और पैसा लो। उस रोज लोग वोट देने जाएंगे और दूसरी तरफ उनके अकाउंट में पैसे आएंगे, या यूं कहे कि पहले पैसे आ जाएंगे, उसके बाद वो वोट डालने जाएंगे। चुनाव आयोग इस दौर में कहां सोया हुआ है, ये तो आप जानते ही हैं। पता नहीं चुनाव आयोग ने इस चीज को कैसे मंजूर किया है, लेकिन ये बड़ा खेल है। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब चैनलों पे भी चले जाए, कहीं भी आप चले जाए, बीजेपी ने इतने ऐड दिए हैं, इतने ऐड दिए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। बीजेपी भी जानती है कि हरियाणा की हार के बाद उसके लिए देश में मुश्किलें काफी आ जाएंगी और ऐसे वक्त में हरियाणा का ये चुनाव काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। हरियाणा की जनता इस बात का फैसला कर लेगी कि उसके लिए जेजेपी कितनी महत्वपूर्ण है, इनेलो को कितना पसंद करती है, या बसपा और चंद्रशेखर के बीच से होते हुए उसे ये भी तय करना है कि कांग्रेस को अगले 5 वर्ष मिलेंगे, या फिर बीजेपी पे वो कितना भरोसा जता पाती है। इन्हीं सब बातों को लेकर हरियाणा की जनता अगले कुछ घंटों में फैसला कर देगी और हरियाणा की जनता का ये फैसला पूरे देश में सुनाई देगा और हरियाणा के जनता की इस फैसले की गूंज पूरे देश में सुनाई देने वाली है, क्योंकि ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ऐसे वक्त में कहा जा रहा है कि यह 10 सीटों का चुनाव है। जितने भी चुनावी सर्वे अभी तक हुए हैं, वो हर कोई ये कहने के लिए तैयार है कि कांग्रेस को इस बार 90 में से 55 सीटों पे जीत मिलने वाली है। वहीं बीजेपी मान के चल रही थी कि 25 से 30 सीटों पे जीत मिलेगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की यह नीति और रणनीति है कि किसी तरीके से कांग्रेस के 10 सीट कम कर दिए जाए, यानी कि बहुमत के आंकड़े 4600 से किसी तरह नीचे कर दिया जाए, जिससे कि वहां मजबूत कांग्रेस की सरकार ना आ पाए और बीजेपी का एक दबदबा रहे। और कांग्रेस में जानबूझकर हुड्डा और शैलजा की लड़ाई को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। दरअसल शैलजा भी एक दलितों की बड़ी नेता है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह वो पूरी पैन हरियाणा नेता नहीं है, ये बात वो भी जानती है। लेकिन बीजेपी इसी बात को हवा देती रही और उसकी पूरी कोशिश थी कि 25 तारीख की प्रधानमंत्री मोदी की रैली में कुमारी शैलजा किस तरह से बीजेपी में शामिल हो जाए और माहौल कांग्रेस के खिलाफ बने। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कुमारी शैलजा ने यह कह दिया कि मेरी रग रग में कांग्रेस का खून है और मैं अपने पिता की तरह कांग्रेस के तिरंगे में लिपट के जाऊंगी। इसके बाद बीजेपी का खेल कहीं ना कहीं यहाँ खत्म होता दिखा। बावजूद इसके, क्या हरियाणा की लड़ाई इतनी आसान है कि कांग्रेस आसानी से जीत जाएगी? कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कहा यह जा रहा है कि जो 55 सीटों की बात कही जा रही है, वो चाहते हैं कि 10 सीटें और बढ़ जाए, यानी कि 65 से 70 सीटें आए, जिससे कि एक प्रचंड जीत हरियाणा में कांग्रेस को मिले। इसके लिए राहुल और प्रियंका बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। वहीं बीजेपी उन्हें 10 सीटें नीचे लाना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो इन 10 सीटों के चुनावों के बीच पूरा हरियाणा का चुनाव फंस गया है। हरियाणा के उन सभी वोटरों को यह तय करना है कि उनको किसके साथ जाना है।
बीजेपी ने एक और बड़ी कोशिश की है। बीजेपी ने ये कोशिश की है कि ये चुनाव जाट वर्सेस ऑल का हो जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस ऑल का हो जाए। इसीलिए जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के मुख्यमंत्री बनाने की बात चलने लगी, तब बीजेपी ने कहा कि ये सिर्फ जाटों की पार्टी है। लेकिन वो नैरेटिव फिर ज्यादा चल नहीं पाया जब शैलजा उनकी ओर आ नहीं पाई, और इसी की काट के लिए राहुल गांधी अब 36 बिरादरी का नाम लेने लगे हैं। यानी कि उनको भी पता है कि सिर्फ जाट के भरोसे हरियाणा नहीं जीता जा सकता है। यानी दोनों पार्टियों ने अपनी ओर से पूरी जान झोंक दी है, लेकिन इनके बीच हम क्षेत्रीय पार्टियों की बात करते हैं। जेजेपी जो कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, दुष्यंत चौटाला जो कि पिछले 4.5 वर्षों तक इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, 6 महीने पहले उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। लेकिन दुष्यंत चौटाला से जाट इतने नाराज है कि उस बात को दुष्यंत चौटाला को भी समझ में आने लगा है। दरअसल दुष्यंत ने पिछले चुनाव में यह नारा दिया था कि अगली बार जमुना पार, वो बीजेपी के जमुना पार कराने की बात कर रहे थे। लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो वही जेजेपी, वही दुष्यंत चौटाला बीजेपी से गठबंधन कर सरकार बना बैठे, जबकि पूरे इलेक्शन में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे थे। जनता को यह पसंद नहीं आया और यही कारण है कि इस बार उन्हें सीट मिलती नहीं दिख रही है। इसी के साथ साथ अभय सिंह चौटाला की इनेलो, इंडियन नेशनल लोकदल, उसका भी हाल कुछ ऐसा ही भी है। जबकि उसने बसपा मायावती की पार्टी के साथ गठबंधन किया है, बावजूद उसके उनकी पार्टी को सीट मिलती हुई नहीं दिख रही है। चंद्रशेखर ने जेजेपी के साथ किया है, लेकिन उसका भी कुछ खास असर नहीं होता दिख रहा है। राहुल गांधी ने भी इस बात को नोट करते हुए हरियाणा की जनता को यह कहा है कि आप छोटी पार्टियों के चंगुल में ना आए, क्योंकि ये बीजेपी के लिए बैटिंग कर रही हैं, ये कांग्रेस का वोट काटेंगी और इसलिए इनको वोट मत दीजिए। उनके इस अनुरोध का कितना असर होता है ये तो अब कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा, जब हरियाणा की जनता अपना मत देकर आ जाएगी और उसके बाद इस बात का विश्लेषण होगा कि आखिर हरियाणा की जनता ने इस बार किसको कितना वोट दिया है या किसको चुन लिया है। बीजेपी को लोग इस चुनावों में हल्के में लेते रहे, लेकिन बीजेपी ने भी इस बीच ये जो सारे गठबंधन हुए हैं, कहा यह जा रहा है कि इन छोटी पार्टियों का गठबंधन बीजेपी ने करवाया है। बीजेपी ने जेजेपी के साथ चंद्रशेखर को मिलवाया और बीजेपी के कहने पे अभय सिंह चौटाला के इनेलो का गठबंधन मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी से हुआ। इस बीच कांग्रेस ने एक बड़ी चाल चल दी। अशोक तंवर जो कभी 2014 से 2019 के बीच हरियाणा के अध्यक्ष हुआ करते थे और 2019 में उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराजगी के बीच कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था, आज अचानक कुछ ऐसा हुआ कि शाम के 3 बजे 10 जनपद के अंदर कुमारी शैलजा की गाड़ी आती है और शाम के 5 बजते बजते अशोक तंवर राहुल गांधी के साथ रोड शो में पहुंच जाते हैं, मंच पे पहुंच जाते हैं और वहां बगल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े होते हैं। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी अंतिम समय तक नहीं पता था कि अशोक तंवर इस सभा में आने वाले हैं, वो कांग्रेस में वापस आ चुके हैं। यानी इतना बड़ा फैसला कांग्रेस ने लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी ये बता दिया है कि वो निश्चिंत न रहे कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे। और इसके साथ साथ कांग्रेस ने भी एक बड़ा मैसेज दे दिया है वोटिंग से ठीक पहले कि दलितों का वोट भी उसके साथ है, पूरा हरियाणा उसके साथ अब धीरे धीरे आ गया है। कहा जाता है कि हरियाणा के युवा अक्सर सेना में जाते हैं और अग्निवीर स्कीम को लेकर बड़ी नाराजगी देखी जा रही है। इसके अलावा किसान आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र हरियाणा बना रहा और किसानों के ऊपर जो मोदी सरकार की बीजेपी ने बोला है उसको लेकर भी बड़ी नाराजगी है। पहलवानों को लेकर भी एक बड़ी नाराजगी हरियाणा के एक वर्ग में साफ देखी जा रही है। उसको लेकर यह कहना बड़ा मुश्किल हो गया है कि इस बार के चुनाव में हरियाणा की जनता वो बीजेपी विरोध का वोट कांग्रेस को देगी या फिर वो फिर से इनेलो, जेजेपा और अन्य पार्टियों में बढ़ जाएगी। निर्दलीय कैंडिडेट भी इस बार भारी नजर आ रहे हैं। कई सीटों पे तो यह कहा जा रहा है कि निर्दलीय कैंडिडेट जीतकर विधायक बन सकते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प हुआ कि आने वाले कुछ घंटों के बाद हरियाणा की जनता क्या फैसला करती है, हरियाणा की जनता के दिल में क्या है, वो क्या बताना चाहती है। ऐसे दौर में जब देश दो धुरियों के बीच में बढ़ चुका है, एक धुरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर जाता है जबकि दूसरी धुरी राहुल गांधी की ओर जाता है। ऐसे में हरियाणा को क्या दोनों में से एक धुरी की ओर वो बढ़ जाएगी और इस बार का संदेश उसका बड़ा होगा। क्योंकि अगर आप 2014 का चुनाव याद करें तो लोकसभा चुनावों के ठीक बाद हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने हरियाणा में झंडा गाड़ दिया था और उसके बाद एक से एक जीत पूरे देश में मिलती चली गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2024 के इन चुनावों में बीजेपी की हार यहीं से शुरू हो और उसके बाद हार दर हार उसके अन्य राज्यों पर भी प्रभाव हो, क्योंकि हरियाणा के चुनाव को ठीक बाद ही महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव है। जाहिर सी बात है कि हरियाणा में जो भी पार्टी जीतेगी उसका सीधा असर महाराष्ट्र के चुनावों पर पड़ेगा। अगर कांग्रेस जीतती है तो महाराष्ट्र में सीधा कांग्रेस के लिए हो जाएगा आसान, लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो उसकी केंद्र की सरकार को भी मजबूती मिलेगी और उसी मजबूती के साथ वो महाराष्ट्र के चुनाव में उतरेगी।
ऐसे में हरियाणा बहुत ही रोमांचक चुनाव हो गया है और कहना आसान नहीं होगा कि कौन सी पार्टी यहाँ सरकार बनाने वाली है। हरियाणा में कई कैंडिडेट्स की किस्मत इस बार दांव पे है। खुद दुष्यंत चौटाला भी चुनाव लड़ रहे हैं, उसके साथ साथ विनेश फोगाट पे सबकी नजरें हैं। वो लड़की जिसने पहलवानी में दुनिया के बड़े बड़े पहलवानों को पटक दिया, क्या इस बार वो चुनावी राजनीति में, चुनावी युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी को पटक पाएगी? इस बार उन पर यह नजर बहुत लोगों की बनी हुई है। उस सीट जुलाना से वो चुनाव लड़ रही है, वो सीट इतनी आसान नहीं है। पिछली बार वहां बीजेपी के कैंडिडेट ने आसानी से जीत हासिल कर ली थी। क्या वहां कांग्रेस की ओर से विनेश फोगाट को टक्कर दे पाएंगी या वो जीत निकालकर कांग्रेस के खेमे में दे पाएंगी? एक और चीज इस चुनाव में बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। मनोहर लाल खट्टर जो इस प्रदेश के 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, वो कहाँ है? किसी को दिख नहीं रहा है। पूरे चुनाव के दौरान एक भी सभा में मनोहर लाल खट्टर प्रचार करते हुए नहीं देखे गए। जो आदमी इस प्रदेश का 9.5 बरस मुख्यमंत्री रहा और जो इस वक्त वहां सांसद भी है, उसे प्रचार से पार्टी ने ही दूर कर दिया। आखिर मनोहर लाल के प्रति नाराजगी जनता को समझ में आ गई है और बीजेपी को भी शायद समझ में आ गई है। क्या यही तो कारण नहीं है कि बीजेपी अब चाहती है कि और नुकसान उसका हरियाणा में ना हो? बाकी आने वाले समय में तय हो पाएगा कि हरियाणा की जनता किसे चुनती है या किसे सत्ता पे बिठाती है या किसे सत्ता से उतार देती है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए कि कुछ घंटों बाद, चंद घंटों बाद जब हरियाणा की जनता वोट डालने के लिए वोटिंग सेंटर पे पहुंचेगी तो वो किसे चुनेगी? क्या वो हरियाणा में एक नई सरकार लाने वाली है या फिर पुरानी सरकारों को ही थोड़ी सी कम कर बिठा देने वाली है, या फिर कोई और पार्टी वहां पे आने का इंतजार कर रही है? इन सब पे आप भी क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं तब तो जरूर कमेंट कर बताइएगा कि आप किसको वोट देने वाले हैं, कौन सी पार्टी हरियाणा का सही से विकास कर सकती है, ये भी आप जरूर बताइए। क्योंकि हरियाणा में भी कई मुद्दे हैं। हरियाणा भी बेरोजगारी के दंश से जूझ रहा है। वहां के लड़के इस कदर बेरोजगारी में जूझ रहे हैं कि वो एक रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऐसे में ये चुनाव उन बेरोजगारों के लिए भी एक बड़ी उम्मीद लेकर आने वाला है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो पे आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।